ठीक है, तो हम लोग देखते हैं रोटेशनल मोशन में जो चर्चा चल रहा था, जो टॉपिक था उसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग रोटेशनल मोशन में देख रहे थे कि अगर प्योर रोलिंग की कहानी सब चल रहा था, तो उसी में बॉल की कहानी चल रही थी। यानी सिंपल से समझना है, अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है कि क्या होगा। मतलब कि अगर ऐसा सिचुएशन दिया जाए हमें, तो क्या होगा उसी चीज को समझना है यहाँ पे। लेट से कि यहाँ पे एक वाल है, ठीक है, ये वही सरफेस है। इस सरफेस पे एक बॉल है। इस बॉल को हम कोई स्पीड v से फेंक दिए। ये जो सरफेस ऐसा है, यानी कि यहाँ का फ्रिक्शन नॉन जीरो है, फ्रिक्शन कुछ एक्ट कर रहा है। यानी कि हम ये कंडीशन भी मान ले रहे हैं कि ये जब जा रहा है तो इसका जो ओमेगा हो गया है वो v/r हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि वाल जो है इसका म्यू 0 है। तो आफ्टर कोलिजन क्या सिचुएशन होगा उसको एनालाइज करके बताना है। सेम चीज है, लेकिन इस बार ये म्यू नॉन जीरो है। यानी कि हमको दो कंडीशंस दे रखे हैं कि एक बॉल है, इस बॉल को हम लोग प्योर रोलिंग करा के स्पीड दे दिए हैं। यानी कि हम लोग स्पीड ऐसा दिए हैं कि प्योर रोलिंग करता हुआ ये इस सरफेस पे जा रहा है। ये जाके जो वर्टिकल वाल है उस वाल से टकराएगा तो क्या होगा, ये डिस्कशन हम करके हमको बताना है कि ऐसे सिचुएशन में जो कोलिजन होगा उसके बाद का मोशन इसका कैसा होगा। यानी कि जो बॉल है टकराने के बाद कैसा बिहेव करेगा, किस तरीके से वो टकराएगा, कैसा वो वापस आएगा, ये सारी चीजें हमको बतानी है। तो बोलो कोई भी। सर फर्स्ट केस में टकराएगा तो सर वो दोबारा रोलिंग करते हुए आएगा, और सेकेंड केस में सर दोनों में सेम ही आएगा शायद। देखते हैं क्या होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ जब टकरा रहा होगा, टक्कर के जस्ट पहले इसके पास इधर की तरफ ओमेगा होगा, इधर की तरफ भी होगा। लेकिन जब टकराया होगा उस समय हम देख रहे हैं कि इस पे इधर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगा होगा, नीचे mg ऊपर नॉर्मल हो तो लग ही रहा है। ठीक है, यानी कि कोलिजन इस वर्टिकल वाल से इधर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगा होगा। और जस्ट आफ्टर कोलिजन की बात करेंगे हम, ठीक है, जस्ट आफ्टर कोलिजन तो क्या सिचुएशन होगा यहाँ पे कि बॉल जो है ऐसा था, इसमें इधर की तरफ जो ओमेगा था, यानी कि पहले मान लेते हैं कोई भी स्पीड v/r से था, तो v/r इधर ये रहेगा क्योंकि इसको कोई चेंज करने वाला नहीं है। लेकिन इस डायरेक्शन में इसके पास कुछ वेलोसिटी v डैश आ गया होगा। क्लियर है इतना? यानी कि बॉल देखो ध्यान से, जब यहाँ पे टकराने से जस्ट पहले की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये इधर ओमेगा से चल रहा होगा और इधर v से जा रहा होगा। जब टकराया होगा उस समय इस पे एक नॉर्मल फोर्स इधर की तरफ लगा है। ओमेगा को तो कोई चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि टॉर्क कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा है यहाँ पे। ठीक है, टॉर्क कोई भी फोर्स यहाँ पे लगा नहीं रहा है क्योंकि सारे के सारे सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं। नीचे की तरफ अगर हम mg बनाए, ऊपर की तरफ हम n डैश बोल दें, ये सारे के सारे जो है सेंटर से पास करेंगे। तो ये सारे फोर्स टॉर्क क्रिएट नहीं कर रहे, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो आफ्टर जस्ट आफ्टर कोलिजन की अगर हम बात करेंगे, तो बॉल जो है रोटेशन उसका जो पहले था वही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिवर्स हो गया होगा। अब ये जो वेलोसिटी चेंज है v डैश, ये डिपेंड करता है कि कोलिजन कैसा है। अगर इलास्टिक होगा तो हम जानते हैं कि कोई भी अगर बॉडी इलास्टिक कोलाइड करता है हैवी वाल से ये सब से, तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो ये v डैश भी रहेगा अगर e का वैल्यू 1 रहेगा, यानी कि कोलिजन इलास्टिक रहा। क्लियर है?
इस सिचुएशन में किसी को एक दिक्कत है तो बोलो। नो सर। ठीक है, अगेन ये जो है इस सरफेस पे चल रहा है, इस सरफेस पे चल रहा है, तो ये मूव करते करते फिर से आफ्टर सम टाइम हम बोल सकते हैं सम टाइम इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग। ठीक है, कुछ देर के बाद जैसे कि अभी इस सिचुएशन में देखेंगे तो ये आगे की तरफ जा रहा है, तो फ्रिक्शन इस केस में इधर पीछे लगना शुरू होगा। फ्रिक्शन अगर पीछे लगना शुरू होगा, क्योंकि इस पॉइंट का वेलोसिटी देखेंगे तो दोनों कंपोनेंट्स आगे की तरफ ही आ रहे हैं, ओमेगा के कारण भी, वी डैश के कारण। तो इसका ओमेगा धीरे धीरे घट रहा होगा, वी भी घट रहा होगा, फिर ओमेगा बढ़ना शुरू होगा, और एक समय आएगा कि कोई वी डैश इक्वल टू ओमेगा आर कंडीशन, जो हम लोग लास्ट क्लास किए थे, वैसा सिचुएशन आ जाए और ये प्योर रोलिंग शुरू कर दे। ठीक है, यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि वर्टिकल वाल जिससे कोलिजन हो रहा है उसमें अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ऐसा सिचुएशन है। अगर फ्रिक्शन होता तो क्या होता, गेस करके बताओ या फिर एनालाइज करो, क्या होता। सर शायद उसी समय ही उसे रोलिंग मिल जाता उस डायरेक्शन में। ये वाला सिचुएशन जो है तुम लोग रियल लाइफ में भी देखे होगे। एक बॉल है, उसको अगर हम लोग ऐसा डगरा दिए, लुढ़का दिए, वाल से कोलाइड करता है तो क्या होता है। ये बॉल जो जाता है यहाँ कोलिजन करता है, अगर ऐसा रहा तो थोड़ा सा ऊपर उछलता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे अगर हम बात करें तो इसका ओमेगा का डायरेक्शन ऐसा था। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि सरफेस जो है, इस सरफेस फ्रिक्शन वाला है, यानी कि रफ सरफेस है, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी इधर की तरफ ओमेगा आर आया होगा। ठीक है, यानी कि वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो नीचे की तरफ वाल को प्रेस करना चाहा होगा, यानी कि यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लगा होगा, साथ में इधर नॉर्मल तो लगा ही होगा। ठीक है, यानी कि फ्रिक्शन नहीं था तो ये फ्रिक्शन नहीं लग रहा था स्मूथ सरफेस के लिए, लेकिन अगर रफ सरफेस है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। और रियली में अगर हम लोग एक्सपीरियंस किए होंगे, कभी भी बॉल जाके जब वॉल से टकराता है तो ऐसा कुछ उछल के फिर वापस आता है। जितना ज्यादा स्पीड से हम लोग जितना ज्यादा रोटेट करता हुआ टकराएगा, उतना ही ज्यादा वो उछल के पीछे की तरफ आता है। क्लियर है ये इसकी सर एक बार फिर सिचुएशन। से बताइए जाइए। जैसे कि अगर यहाँ पे ये बॉल ऐसा रोटेट कर रहा था, ऐसा रोटेट कर रहा था, तो पॉइंट ऑफ जो यहाँ पे कांटेक्ट आएगा, उस पॉइंट का स्पीड इधर की तरफ होगा। अगर यस सर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का स्पीड नीचे की तरफ है, यानी कि उस पॉइंट का अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी किधर की तरफ है, डाउनवर्ड। तो उस पॉइंट पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, अप की तरफ। अब ये फ्रिक्शन जो है सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यस सर। एट अ मोमेंट ऐसा एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और वो टर्क कैसा होगा, जर्क की तरह, यानी कि इम्पल्स की तरह। अब वो इम्पल्स की तरह होगा तो थोड़े समय के लिए एक्ट कर रहा है, तो ये जो है बॉल जैसे टकराएगा तो इस पे एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ऊपर फोर्स भी है, यानी कि इधर की तरफ रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा। नॉर्मल और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होता है उसको हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, तो कांटेक्ट फोर्स जिसको रिएक्शन फोर्स भी बोल देते हैं, वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, यानी कि बॉल इस समय इधर जाने का टेंडेंसी रखेगा। रियली लाइफ में भी देखते होगे कि वो ऐसा जाने का कोशिश करता है। अगर ये रिएक्शन फोर्स उसके एमजी से ज्यादा हो गया तो ये निचले सरफेस से कांटेक्ट छोड़ भी देता है। सर क्लियर उस है तब तक तो फ्रिक्शन लगता ही ना। क्या, सर जब तक कांटेक्ट में तब तक तो फ्रिक्शन लगेगा ना, तो तब तक तो वो उसका इफेक्ट कम कर सकता है नॉर्मल का। कौन सा फ्रिक्शन, सर जो ये ना, बेस पे लग रहा। यहाँ पे वाले फ्रिक्शन की बात कर रहे हो। यस सर। हाँ तो करेगा तो उसका तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से लेना देना है ना, अपवर्ड की बात कर रहे हैं। अगर अपवर्ड में हम बात करें
तो ये फ्रिक्शन ही कंपोनेंट होगा। अगर वो फ्रिक्शन mg से ज्यादा हो गया तो इस बॉल को क्या कांटेक्ट छोड़ा देगा नीचे वाले सरफेस से। यस सर। तो वही बोल रहे हैं कि अगर फ्रिक्शन का कभी कभी वैल्यू ऐसा होता है, बहुत कम समय के लिए लग रहा है, इम्पल्सिव है, तो इम्पल्सिव फोर्स के कारण अगर एफ जो है ग्रेटर देन mg हो गया तो ये बॉल जो है कंटेक्ट छोड़ता है और फिर उछल के ऐसा देखे होगे रियल लाइफ में कि ऐसा बॉल जा रहा होता है, यहाँ वाल से टकराता है, टकरा के ऐसा फिर आके कहीं गिरता है। ठीक है, तो वो सब क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे रोटेशन है, इसलिए वहां पे एक इम्पल्सिव टॉर्क लग रहा है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे तो नहीं आते हैं, सिंपल वे में तो कभी नहीं आता है। इस सिचुएशन से रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, कौन सा फोर्स क्या रिस्पॉन्सिबल है, क्या है, ऐसा है। तो सिचुएशन को एनालाइज करें और उस चीज पे देखें कि क्या क्या एक्ट कर रहा है, कैसा कर रहा है, वो सब चीज हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ये था एक केस। फिर हम लोग जानते हैं अभी क्रिकेट का चालू ही हो गया है कोरोना के बाद। अभी अभी ऑस्ट्रेलिया में मैच चल ही रहा है, तो उसमें जो बॉलर्स होते हैं देखे होंगे कि कुछ स्पिनर्स कहलाते हैं, कोई बोलता है कि स्विंग करा रहा है बॉल। सुने होंगे? यस सर। यस सर। स्पिन और स्विंग दोनों में क्या अंतर है, कोई बताएगा? सो स्विंग तो जो ए में होता है, ए के फ्रिक्शन कार्ड होता है, और स्पिन से उसको पहले से रोटेट करके भेजते हैं, उसके कार्ड होता ठीक है, तो जो स्पिनर होते हैं वो क्या करते हैं, बॉल को घुमा कर फेंकते हैं। ठीक है, यानी कि बॉल जो है ऐसा रोटेट भी करते रहता है अपने एक्सिस के अबाउट और आगे भी बढ़ रहा होता है। तो मान लेते हैं कि ये बॉल है, ऐसा ये गोल गोल रोटेट हो रहा है और इस सरफेस पे आके यहाँ पे गिरे। ठीक है, ये मान लेते हैं यहाँ से टकरा रहा है, तो इस सरफेस पे जब यहाँ पे टकराएगा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट का जो ये वाला पॉइंट है इधर की तरफ जाना चाह रहा होगा कोई भी ओमेगा आर से, तो इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इधर की तरफ लगेगा और ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, इसको कि यहाँ गिरने के बाद इधर की तरफ इसको उछाल देगा। ऐसा होगा? है। यस सर। ठीक है, तो स्पिनर यही करते हैं कि बॉल को आगे की तरफ फेंकते तो है, यानी कि वो उसके पास आगे का वेलोसिटी हो रहा होता है, तो आगे तो जाता ही है। अगर लेग स्पिनर है तो इसको इस जो ओमेगा हम रोटेट करते हुए दिखाए हैं ऐसा ही रोटेट करते हुए वो लोग फेंकता है। बॉल रोटेट करते करते जाके जब पिच पे पड़ता है तो वहां पे उस पे एक इम्पल्सिव फ्रिक्शनल फोर्स लगता है जो कि टॉर्क प्रोवाइड करता है, और उसके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स लगा है उसके कारण वो मुड़ जाता है, यानी कि बॉल में टर्निंग एबिलिटी आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं कि स्पिन हो रहा है। ठीक है, फिर जो सरफेस है, पिच है, वो जितना ज्यादा फ्रिक्शनल रहेगा, नहीं जितना ज्यादा रफ रहेगा उतना ही ज्यादा ये स्पिन करता है। देखे होगा कि फोर्थ डे में आते हैं, फिफ्थ डे में पिच बहुत टूट जाता है तो स्पिनर्स ज्यादा जल्दी जल्दी विकेट लेते हैं, फिर टर्निंग बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि चौथे दिन आते आते पिच जो है टूट फूट के थोड़ा रफ ज्यादा हो जाता है। क्लियर है? अब अगर स्विंग की बात कर रहे हैं तो स्विंग जो है अलग चीज है। ठीक है, बॉल है तो ये बॉल का सीम बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और ये जो स्विंग है ये बर्नौलीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जिसे हम लोग फ्लूइड में पढ़ते हैं। ठीक है, बर्नौलीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है और ये एयर रेजिस्टेंस की वजह से होता है। स्विंग जो होते हैं वो मोस्टली फास्ट बॉलर कराते हैं। इसमें क्या होता है अभी बता देते हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल हम नहीं जानते हैं फिर भी शॉर्टकट में, कि जो बॉल होता है, एक चीज देखे होगे कि अगर खिलाड़ी के पास बॉल जाता है तो पकड़ के घिसते हैं सब,
देखे हो? यस सर। यस सर। ठीक है। या फिर सलाइवा, जो अभी कोविड के कारण सलाइवा लगाना बैन हो गया है, तो सलाइवा भी लगाते हैं फिर घिसते हैं, वो सब क्यों करते हैं, कोई आइडिया? सर रिवर्स स्विंग मिले इसलिए। सर एयर से अच्छा खासा उसको फ्रिक्शन मिले। हाँ, सर एयर से उसको अच्छा खासा फ्रिक्शन मतलब। ठीक है, उसमें दो चीज होता है, देखो, जब बॉल थोड़ा पुराना हो जाता है तो जितने भी प्लेयर के पास जाता है तो दोनों देख के सिर्फ एक साइड को घिसते हैं। लेट्स से ये वन साइड है, तो इस साइड को ही वो घिस घिस के क्या करते हैं, चिकना करने का कोशिश करते हैं, सलाइवा लगाते हैं अपने किसी रुमाल से या कैसे भी घिस रहे होते हैं। यानी कि इस सरफेस को लोग स्मूथ बनाने के लिए सिर्फ एक साइड को, ठीक है, यानी कि स्मूथ, एक साइड को स्मूथ, दूसरे साइड को टच भी नहीं करते हैं। दूसरे साइड को ज्यादा कुछ करना होता है तो बॉल टेम्परिंग का नाम सुने होंगे, ठीक है, नहीं दूसरे साइड वो लोग और रफ करना चाहते हैं तो अलाउ नहीं है, तो बॉल टेम्परिंग उसको कहा जाता है, उस पे सजा हो जाता है, बैन हो जाता है, प्लेयर्स पे कुछ कुछ होता है। तो बॉल टेम्परिंग अलाउ नहीं है कि रफ करते हैं, तो लोग प्लेन करना अलाउ है तो लोग प्लेन करते हैं, लेकिन दूसरे साइड को टच नहीं करते हैं। दूसरा साइड जो होता है वो रफ होता है, ठीक है। अगर इसको और कैसे भी करके रफ और कर दिया जाए तो और भी बढ़िया बात। इससे फायदा क्या होता है, ठीक है, प्रिंसिपल क्या है वो सब तो अलग बात है। अगर हम सिंपली समझें तो ये ऐसा बॉल है हमारा, ये सीधा सीधा मानो कि आगे की तरफ जा रहा है, तो आगे से जो एयर है इधर से भी आ रहा है और इधर से भी पास हो रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि बॉल जो है आगे की तरफ ऐसे बढ़ रहा है, तो ये एयर को ऐसा कट करता हुआ जा रहा होगा। अब अगर यहाँ से ध्यान से देखो तो एक जिधर स्मूथ है उधर का एयर आसानी से पास हो जाएगा, और जिधर रफ है वो इधर की तरफ धक्का देगा, ऐसा यस होगा। सर। तो ये बॉल जो है इधर की तरफ मूव करने लगेगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, उधर की तरफ टर्न कर जाएगा। तो स्विंग जो अक्सर होता है कि अगर बॉलर फेंकता है तो हवा में ही टर्न करता है, और हवा में टर्न करता है तो यही रीजन होता है टर्न करने का, ठीक है। यानी कि जिधर रफ साइड होता है उधर एयर प्रेशर ज्यादा लगा रहा होता है, जिधर प्लेन साइड होता है एयर प्रेशर कम लगाता है, तो बॉल जो है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव कर जाता है, और उसी चीज को बोलते हैं हम लोग स्विंग। ये भी सुने होगा कि अगर सामने से बहुत तेज हवा चल रहा हो तो बॉलर को बहुत ज्यादा मदद मिलता है, लेकिन अगर आगे से एयर ज्यादा है तो स्विंग और ज्यादा होता है, तो इसी चीज को बोलते हैं स्विंग। तो स्पिन और स्विंग क्या है, दोनों चीज हम लोग समझे। स्पिन में हम लोग देख रहे हैं कि रोटेशन का सहारा लिया जा रहा है, और स्विंग कराने में भी जो मोस्टली इसका इफेक्ट है वो चीज होता है बर्नौलीज प्रिंसिपल पे। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है वो हम लोग अभी नहीं जान रहे, लेकिन प्रेशर के टर्म में हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा है। बर्नौलीज प्रिंसिपल भी प्रेशर को ही बताता है, जहाँ का वेलोसिटी ज्यादा होगा वहाँ प्रेशर कम होगा। खैर, ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब है साइकिल। साइकिल में दो पहिए होते हैं, ठीक है। अब इस पे ऐसे तो लिख नहीं रहे हैं इसलिए डायरेक्टली कितने पहिए होते हैं क्या होता है ये सब सबको पता है। लेट्स से ठीक है, मॉडर्न जमाना का साइकिल है, ऐसा है। हम लोग सभी जानते हैं कि यहाँ पे ऐसा चेन लगा होता है, जो कि यहाँ पेडल लगा होता है, ऐसा कुछ रहता है, ऐसा ही साइकिल होता है, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे हम साइकिल पे चर्चा ये करना चाह रहे हैं कि अगर हम साइकिल को चलाते हैं तो इसका जो पहिया है वो जो रोटेट करता है, वो पहिया रोटेशन भी करता है और ट्रांसलेशन भी कर रहा होता है, ठीक है। जो हमारा पहिया है वो दोनों चीज कर रहा होता है, अगला पिछला जो दोनों का बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग अगर ध्यान से देखें तो अगर हम इसका पेडल मारते हैं तो हम
पिछले चक्के पे ही फोर्स या टॉर्क लगा रहे होते हैं। अगर हम पिछले चक्के को ऊपर की तरफ उठा दे तो वहीं पे गोल घूम रहा होता है। ठीक है, तो साइकिल कैसे चलता है ये सब लाइफ में देखे हो, जानते हो। तो बस मेरा ये सवाल है कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन दोनों चक्कों पे किधर होगा। ठीक है, सो फर्स्ट वाले पे आगे की तरफ और सेकंड से पीछे जो रियर व्हील है सो उसके आगे तरफ, उस पे आगे की तरफ, और फर्स्ट वाले पे पीछे की तरफ। हाँ बोलो। ये है कि हमको इतना चीज बताना है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन जब हम इसको एक्सेलरेट कर रहे हो तब, डीएक्सेलरेट कर रहे हो तब। ठीक है, मान लेते हैं कि हम एक्सेलरेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम पूछेंगे फ्रंट व्हील पे। चलो पीछे बैक से की ही ओर बता, सर, पीछे रियर की में। ओर। सो हाँ हाँ, रियर पे सर आगे की ओर। क्यों? सर रियर पे सब लोग बाहर से फोर्स लगा रहे हैं सर, वो सो फ्रिक्शन तो सर उसको आगे भेज रहा है ना, और फ्रिक्शन तभी तो आगे जा रहा है, फ्रिक्शन है तो जैसे चलते ना हम लोग, तो तभी हम लोग को ठीक है आगे की तरफ फ्रिक्शन लगाना पड़ता। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं पैडल मार रहे हैं, तो पैडल हम ऐसे घुमा रहे हैं, तो यहाँ से ये चक्का ऐसा घूम रहा होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से इससे अटैच्ड ये जो हम रिंग बोलते हैं, इससे अटैच्ड जो है इसका एक्सल होता है, और ये व्हील भी ऐसा रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, आगे जाने के लिए कभी भी हम लोग ऐसा ही रोटेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो जब ऐसा रोटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट इधर पीछे जाना चाह रहा होगा किसी ओमेगा आर से, अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो। यानी कि इस पॉइंट पे फ्रिक्शन की बात करें तो इस पॉइंट पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा होगा। कब? जब हम एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तब। एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो रियर पे हमको दिख रहा है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, अब इस चक्के की बात करते हैं, यानी कि फ्रंट चक्का। फ्रंट चक्का जो है ये यहाँ से ऐसा जो अटैच्ड होता है, ये इसको आगे की तरफ धक्का देना चाहता है। अब ये जो है इसके एक्सल से अटैच्ड है, और इधर की तरफ मान लेते हैं फोर्स लग भी रहा है। एक कंपोनेंट तो नीचे की तरफ होगा, एक आगे की तरफ। तो ये जो फोर्स है ये टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो टॉर्क कौन प्रोवाइड करेगा? तो सिंपल सा बात है कि ये इधर घिसता हुआ जाना चाहता था, मतलब कि स्लाइड होता हुआ जाना चाहता था, यानी कि आगे की तरफ स्लाइड होता, तो इस पे फ्रिक्शन जो है पीछे की तरफ लगता है, जिस वजह से ये ऐसा रोटेट करता है। यानी कि ये फोर्स के कारण टॉर्क ऑफ एफ तो जीरो होगा, इसके कारण टॉर्क प्रोवाइड होगा और ये ऐसा रोटेट करेगा। यानी कि फ्रंट व्हील पे जो हमारा लग रहा है ये बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं डीएक्सेलरेशन। अगर किसको इसमें चिंता हो तो ये भी सोच सकते हो कि अगर हम साइकिल को डबल स्टैंड पे खड़े कर दें, उसके बाद पेडल मारते रहें, क्या साइकिल आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। ठीक है, साइकिल आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि हम पिछले चक्के को सरफेस पे रख के पेडल ना मारे। ऊपर अगर उठा के हम पेडल मारते रहेंगे तो वहीं पे रोटेट करता रहेगा। यानी कि हम उस पे बैठे हैं जरूर, फोर्स भी लगा रहे हैं, लेकिन साइकिल आगे नहीं जाएगा। साइकिल आगे जाने के लिए कुछ एक्सटर्नल फोर्स उधर लगना चाहिए। अगर हम साइकिल दोनों का सिस्टम है, तो हम जो साइकिल पे फोर्स लगा रहे हैं साइकिल हम पे लगा रहा होगा, वो सब इंटरनल है। और हम जानते हैं कि इंटरनल फोर्स के कारण कोई मोशन नहीं होता है। तो यहाँ पे आगे बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? तो यही जो फ्रिक्शन है, जो पिछले चक्के पे लग रहा है, वही आगे की तरफ बढ़ाने का काम कर रहा है। अगर हम ब्रेक अप्लाई करें, डीएक्सेलरेट करें, तब क्या होगा बताओ? बोलो। सर कौन सी व्हील पे? दोनों पे। सर फ्रिक्शन दोनों में कम होगा।
बॉडी लगेगा, ब्रेक भी कर सर रहे हैं आवाज कट रहा तो जा आगे है। बोल रहे हैं कि फ्रंट तो ये बैकवर्ड ही लगेगा है। यस सर। क्योंकि तो आगे बढ़ने की वजह से हम ब्रेक लगाए कुछ भी लगाए वो आगे बढ़ ही रहा है। अगर हम ब्रेक लगा के एकदम से भी रोक देते हैं इसके रोटेशन को तब भी फ्रिक्शन पीछे ही लग रहा होगा। चले चके क्या अगर हम पेडल मारना छोड़ दें, ठीक है, पेडल मारते हैं, तो ये ऐसा हमें रोटेट, ठीक है, और सर आवाज कट रहा। हेलो, सर आ गया। हेलो, हेलो, यस सर आ गया। स्क्रीन नहीं दिख रहा। आया क्या स्क्रीन? नो सर। हेलो, यस सर। अभी भी नहीं आया। नहीं दिख रहा। आ रहा है अभी? यस सर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल रहे थे कि जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो पिछले चक्के को अगर हम ध्यान से देखें तो ब्रेक अप्लाई में क्या करेगा ब्रेक, इसका स्पीड यानी कि v जो है इधर की तरफ ओमेगा आर, ओमेगा से घूम रहा था, लेट से ये v है। जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा ये, इसका ओमेगा को रिड्यूस कर देगा। यस सर। ठीक है, यानी कि अगर हम ब्रेक अप्लाई करते हैं इस पे तो ब्रेक अप्लाई करने से इसका ओमेगा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ओमेगा घट जाएगा यानी कि इस पॉइंट की बात करें तो इधर की तरफ कुछ भी होगा और इधर की तरफ ओमेगा आर, यानी कि इस पॉइंट P का वेलोसिटी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है B माइनस ओमेगा आर, यही होगा। मान लेते हैं जब तक हम पेडल मार रहे थे ओमेगा ज्यादा था यानी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है पीछे की तरफ था तो फ्रिक्शन आगे की तरफ एक्ट कर रहा था। ठीक है, जब प्योर रोलिंग आया होगा तो दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी 0 हो गया होगा। खैर रियल लाइफ में प्योर रोलिंग ज्यादा रियलिस्टिक नहीं लगता है। फिर भी अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं ओमेगा घटा है तो ये वाला वैल्यू घट गया होगा, तो हमको ये दिख रहा है कि इस डायरेक्शन में हमको वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P मिला होगा। इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट आगे यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है पीछे की तरफ लगा होगा, यानी कि जब हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं डीएक्सेलरेट कर रहे हैं तो इस पे भी बैकवर्ड डायरेक्शन में ही
फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। बात क्लियर है? यानी सो वो वाला पार्ट फिर जब से हम बताइए ना, साइकिल, कौन सा? तो जब बैकवर्ड हो जाता। यहाँ पे हम वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P यानी कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका लिखे हैं तो v माइनस ओमेगा आर लिखे हैं, ठीक है। जब हम एक्सेलरेट कर रहे थे तब ओमेगा आर का वैल्यू v से ज्यादा था, यानी कि इधर की तरफ हमारा लेफ्ट साइड में वेलोसिटी होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पॉइंट P जो है उसका रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी लेफ्ट साइड है जब हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन जब हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो रहा है? घट रहा है। ओमेगा का वैल्यू घट रहा है तो ब्रेक अप्लाई किए, भी ज्यादा है, ओमेगा कम है, तो ये जो हमारा चक्का है वो आगे की तरफ स्लाइड करना चाहेगा। यस सर। सर भी तो घट रहा है। तो भी कौन घटाएगा? भी कब फ्रिक्शन। घटना शुरू होगा? फ्रिक्शन ही तो घटाएगा, ठीक है। ऐसा था, ये ओमेगा था, इधर की तरफ v था। इस पॉइंट का देखें तो ये ओमेगा आर और इधर की तरफ v। तो पहले तो हम ओमेगा को घटाए, लेट्स से कि ये भी 10 था, ये भी 10 था, लेकिन अब हम ओमेगा घटा दिए तो ये 8 हो गया, ये तो अभी भी 10 ही था, ठीक है। तो ये, अच्छा ये 10 था, तो अभी क्या हुआ, इस डायरेक्शन में इस पॉइंट P का हमको मोशन जो दिख रहा है कि इस राइटवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है, यानी कि जो पॉइंट P है आगे की तरफ स्कीड करना चाहता है। कभी देखे भी होगे, साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, ब्रेक लगाते हो, स्पीड रहता है तो चक्का अगर रुक जाए, डिस्क ब्रेक आ गया है, अगर हम लगाते हैं तो ब्रेक वहीं पे, चक्का रोटेट करना बंद कर जाता है, तो जो चक्का है वो आगे की तरफ स्लाइड करता है, यानी कि उसके पास वेलोसिटी होता है, ओमेगा 0 हो जाता है डिस्क ब्रेक में, तो ये आगे की तरफ स्लाइड कर रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन लगा होगा वो किधर लगा होगा? पीछे की तरफ। क्लियर है? ठीक है। बाकी तीनों चीज में तो किसी को ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, बैकवर्ड वाले में। ये फॉरवर्ड वाले लोग बहुत गलती करते हैं कि जब हम एक्सेलरेट कर रहे होते हैं तो फॉरवर्ड ना बोल के लोग बोलते हैं कि बैकवर्ड, क्योंकि हमेशा मन में ये रहता है कि अगर मोशन आगे की तरफ हो रहा है तो फ्रिक्शन हमेशा पीछे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ये लोग भूल जाते हैं कि यहाँ फ्रिक्शन जो है सपोर्टिंग है। जैसे बचपन में पढ़े होगे 8th क्लास में कि फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं कि इट इज नेसेसरी एविल, ठीक है। नेसेसरी है यानी कि बहुत जगहों पे ये जरूरत का चीज है, अगर फ्रिक्शन ना रहे तो हम लोग चल भी ना पाए, लेकिन इससे नुकसान भी है, चलते हैं तो जूता घिस जाता है, इसलिए बोलते हैं नेसेसरी एविल। खैर ये बात समझ तो में आया। मोशन के अपोजिट तो ही था फ्रिक्शन, वैसे जो कांटेक्ट में उसका। हाँ तो उसी का आप बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ओवरऑल देखते हैं तो क्या देख रहे हैं कि साइकिल आगे जा रहा है, यस सर। ठीक है, तो हम लोग बोल देते हैं पीछे लगेगा। हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भूल जाते हैं। फ्रिक्शन का डिफिनीशन में भी देखे होंगे तो फ्रिक्शन का डिफिनीशन भी यही लिखा जाता है कि फ्रिक्शन जो एक्ट करेगा तभी एक्ट करेगा जब दो सरफेसेस जो पॉइंट कांटेक्ट में है, टू सरफेसेस इन कांटेक्ट में है और उनके बीच में या तो रिलेटिव मोशन हो रहा हो या फिर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो, तभी होगा, ठीक है। यानी कि जो पॉइंट ऑफ, जो दो सरफेसेस के कांटेक्ट पॉइंट है उसी का मोशन के बारे में बात किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, ये चीज जानते हो क्या कि आर्मी लोग का जो गाड़ी होता है उसको 4 व्हील ड्राइव क्यों कहते हैं, और हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं वो 2 व्हील ड्राइव क्यों कहलाता है? या 2 व्हील ड्राइव 4 व्हील ड्राइव जानते हो? नो सर। ठीक है, कोई सा भी कार या कोई सा भी गाड़ी की बात कर रहे हैं, 2 व्हील ड्राइव या फिर 4 व्हील ड्राइव?
सर फिर से आवाज नहीं, कटना शुरू हो गया। सुन नहीं जानते। नेटवर्क अप डाउन कर रहा है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जो कार, जैसे साइकिल की बात करें, तो साइकिल में तो या बाइक है, ये सब जो है दो ही चक्के होते हैं, तो दो चक्के हैं, तो उनमें जो है वन व्हील ड्राइव का बात हो रहा है। लेकिन जैसे कार यानी फोर व्हीलर्स की हम बात कर रहे हैं, कार जीप ये सब, तो हम लोग को जो गाड़ी मिलती है, हम लोग जो कारें चला रहे होते हैं, तो उसमें जो है इंजन जो है सिर्फ बैक के दो चक्कों को ही ड्राइव करता है। ठीक है, यानी कि जो यस सर। इंजन है, यानी कि रियर व्हील जो होता है, पीछे वाला जो व्हील होता है, वो इंजन से कनेक्टेड होता है। यानी हम एक्सेलरेट, यानी साइकिल में जैसे हमने देखा कि अगर हम पेडल मार रहे हैं, यानी कि हम पिछले चक्के पे वर्क कर रहे हैं, और पिछला चक्का जैसे भी करके हमको आगे की तरफ ले जा रहा है। अगले चक्का में कोई वैसा रोल नहीं है, अगला चक्का सिर्फ दे रखा है सपोर्ट के लिए और डायरेक्शन का। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम टू व्हील ड्राइव की बात कर रहे हैं, यानी कि इंजन जो है, इंजन ड्राइव्स ओनली टू व्हील्स। ठीक है, और ये रियर व्हील होता है, जो भी गाड़ी हम लोग यूज करते हैं सारे में रियर व्हील होते हैं। लेकिन अगर फोर व्हील ड्राइव्स आर्मी वाले यूज करते हैं, इसमें जो है इंजन ऑल फोर व्हील्स रहता है। ठीक है, या फिर ऑफ रोड गाड़ी जो आती है, जो ट्रेकर्स ये सब यूज करते हैं, उसमें भी फोर व्हील ड्राइव होता है। तो टू व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव में अंतर क्या है? तो यहाँ पे हम लोग को एक जो मेजर अंतर है कि टू व्हील ड्राइव जो है उसमें चक्का जो है पिछला इंजन से सपोर्टेड होता है। इंजन का एक्सेलरेशन अगर घटाते बढ़ाते हैं, यानी कि हम पिछले चक्के का ओमेगा घटा बढ़ा रहे हैं। कार जो फोर व्हील ड्राइव कहा जाता है, उसमें चारों चक्कों पे लगा होता है। ठीक है, आर्मी वाले या ऑफ रोड वाले में इसलिए लगा होता है क्योंकि उन लोग को बराबर समतल रोड पे नहीं चलना होता है, कहीं भी ऑफ रोड में चल रहे हैं। एक्चुअली में अगर देखे होगे कि हम लोग की कारें अगर फंसती है कहीं भी गीली मिट्टी में या नाले में कहीं भी, तो उसका हमेशा पिछला चक्का फंसता है, देखे हो? यस सर। ठीक है, रीजन क्या है? क्योंकि अगला चक्का अगर फंसा तो इंजन पिछले चक्का पे फोर्स लगाता है और वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करके अगले चक्के को तो बाहर निकाल लेता है। लेकिन जब पिछला चक्का फंस जाएगा तो उसको कौन निकालेगा? ठीक है, यानी अगले चक्का अगर फंसा तो उसको तो पिछला चक्का निकाल लिया, लेकिन अगले चक्का में तो कोई इंजन का सपोर्ट है नहीं, तो उसको पिछले चक्के खुद ही फंसा हुआ है, तो उसको कौन निकालेगा? तो उसके लिए हम लोग को अलग से जाके धक्का देना पड़ता है, या फिर ट्रैक्टर ला खींचना रहता है, कोई भी गाड़ी लाके खिंचाते हैं। लेकिन आर्मी वाले जो होते हैं, उनको ऑफ रोड यानी जंगल में यहाँ वहां जाना होता है, तो वैसे सिचुएशन में उन लोग का जो अलग से डिजाइन करके कुछ स्पेशल गाड़ियां बनती हैं, तो उसमें फोर व्हील ड्राइव रहता है। यानी कि अगर पिछला फंसा तो अगला भी इंजन से सपोर्टेड है, उस समय पे हम लोग उसको यूज करके आगे निकल सकते हैं। ठीक है, यानी कि चारों का होगा वो इंजन सपोर्टेड। क्लियर है? तो उसको हम लोग बोलते हैं फोर व्हील ड्राइव, टू व्हील ड्राइव, और इनका वर्किंग क्या है ये चीज हम लोग कुछ क्वेश्चंस। एक ऐसा गोलाकार डिस्क है, इसके एक ऐसा ब्लॉक है, दो ब्लॉक्स के ऊपर रखा हुआ है। ये जो ब्लॉक है इधर एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि हम इसको इधर की तरफ v स्पीड दे दिए, इसको इधर की तरफ 2v स्पीड दे दिए। ठीक है, इस डिस्क का रेडियस जो है वो r है। ठीक है, तो बोल रहा है कि कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग सेटिस्फाइड है। ठीक है,
ये कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग की बात कर रहा है, बोल रहा है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास एंड ओमेगा ऑफ डिस्क, ठीक है, जिसका मास m है, रेडियस r है। हो गया। बोल रहा है कि कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग सेटिस्फाइड है, तो क्या कंडीशन होता है तुम लोग को पता है। यानी कि जहां जहां भी टच है वहां वहां प्योर रोलिंग हो रहा है। हो गया। सर हो रहा है बस एक। ना टाइम नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे ध्यान से सर देखो कि अगर ओमेगा हाँ 3v/2 ओमेगा, क्या अरे नहीं चीज 3v/2 r ओमेगा, ओमेगा ना, हाँ ठीक है, और एक v/2 आएगा, हाँ एक है। v/2 ठीक सर है। उल्टा डायरेक्शन में आ गया। हाँ माइनस v/, जैसे हम जो डायरेक्शन लिए उसका अपोजिट डायरेक्शन आ रहा होगा, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पे मान लो कि ये जो डिस्क है, ये डिस्क के पास vc इधर की तरफ कोई वेलोसिटी हो गया, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी कि पॉइंट P और ये Q किसी भी मोमेंट पे। तो उस पॉइंट P और Q के वेलोसिटीज अगर लिखेंगे तो इसका लिखेंगे इधर vc प्लस ओमेगा r, और इस पॉइंट का अगर लिखेंगे तो इधर आएगा vc और इधर आएगा माइनस ओमेगा r, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P लिखेंगे तो vc प्लस ओमेगा r आएगा, ठीक है। और कह रहा है कि ये प्योर रोलिंग है, तो प्योर रोलिंग है यानी कि ये स्पीड जो होना चाहिए किसके बराबर होना चाहिए बोलो। सर v के बराबर होना चाहिए। एंड एट q की बात करें, ठीक है, q की, तो उस q का पॉइंट जो है vc माइनस ओमेगा r है। vc माइनस ओमेगा r हम ले रहे हैं, और ये पॉइंट है जो हम ब्लॉक देख रहे हैं कि 2v से पीछे जा रहा है, यानी कि हम इसको लिखेंगे कि माइनस 2v के बराबर होगा, ठीक है। दोनों को जोड़ दो, दो इक्वेशन मिल रहा है हमको, तो यहाँ से 1 + 2 कर रहे हैं, तो यहाँ से ध्यान से देखो ओमेगा r कट जा रहा है,
VC इक्वल टू माइनस V/2 मिल रहा है, यानी कि हमने जो डायरेक्शन चूज करा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में ये जा रहा होगा। ठीक है, अगर VC आ गया तो ओमेगा हमको इसमें हम पुट कर दे रहे हैं, तो देखो 3V/2R दिख रहा है। यही काम करना था, क्योंकि बोल रहा है कि जो है ब्लॉक जो है वो प्योर रोलिंग कर रहा है जहां भी कंटेक्ट, तो उस पॉइंट का जो वेलोसिटी जो कंडीशन है वो हम लोग सेटिस्फाई करा दें। सर हाँ साइकिल में अगर ब्रेक मारते हैं तो पहले ओमेगा कम होता है, हाँ, ऐसा क्यों? ब्रेक पहले वेलोसिटी ब्रेक लगाते हैं तो वो ब्रेक क्या काम करता है बताओ? हम लोग का स्पीड भी कम करता है, साइकिल का घूमने पहिया घूम रोकता भी है। तो स्पीड तो कम होता है, मान लेते हैं कि साइकिल का पिछला चक्का, यानी कि हम डबल स्टैंड पे खड़े हो जाएं, ठीक है, ठीक है, हम पेडल मार रहे हैं तो क्या होगा? वही रहेंगे। हाँ, वहीं रहेंगे, सिर्फ चक्का गोल गोल घूम रहा होगा। यस सर। अब अगर हम उस पर ब्रेक लगाएं तो क्या होगा? चक्का घूमना धीरे कर दे, बंद कर देगा। यानी कि ब्रेक क्या काम कर रहा है वहां पे? ओमेगा कम कर दे। ओमेगा कम कर रहा है, तो वही चीज होता है जब हम आगे चल रहे होते हैं तब भी। लेकिन जब ओमेगा कम होता है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन पीछे लगने लगता है, तो वो रुकता है। ठीक है, जैसे कि अभी जो हम लोग सवाल कर रहे थे उसमें हम लोग वेलोसिटी दे रहे थे बॉल को, लेकिन अब अगर हम बोलें कि यहाँ पे ऐसा एक गोलाकार शेप का कुछ भी रखा हुआ है, लेट से, ठीक है, गोला ही है, ये जो सरफेस है ये रफ है, यानी कि फ्रिक्शन सफिशिएंट है फॉर प्योर रोलिंग। रफ यानी कि हम बोल रहे हैं कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। ठीक है, यानी कि प्योर रोलिंग हो सकता है अगर रिक्वायर्ड हो तो। कह रहे हैं कि इस गोले पे अब हम इसके सेंटर से ऐसा एक फोर्स F लगा रहे हैं। ठीक है, वो भी फोर्स जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, एक कांस्टेंट फोर्स हम इस पे लगा रहे हैं। तो हम डिस्कस करने बोल रहा है कि क्या होगा, व्हाट हैपेंस यानी कि मोशन के बारे में डिस्कस अबाउट मोशन। मोशन के बारे में हमको डिस्कस करना है। पहला, एट t=0 जब हम फोर्स एक्ट करना शुरू कर रहे हैं, एंड सेकेंड, अच्छा, यहाँ पे आगे में इस दूरी के बाद इधर स्मूथ सरफेस है, व्हेन ऑब्जेक्ट ठीक है, यानी कि मोशन के बारे में डिस्कस करना है, क्या होगा, यानी एक्सेलरेशन, ये सब चीजें के बारे में। एट t=0 यानी कि जब फोर्स एक्ट करना शुरू करता है, तो आफ्टर यानी कि स्टार्ट हो रहा है उसके कुछ देर के बाद क्या होगा, कैसा होगा, कैसा ये मोशन करेगा, वो सारी चीजें बतानी है। और जब वो स्मूथ सरफेस पे चला जाएगा तब क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करना है। तो एक बार सोचो, एनालाइज करो क्या होगा। ठीक है, बॉल दे रखा है, फोर्स लगा रहे हैं, कौन इसको मूव कराएगा, कौन रोटेट कराएगा, कैसे क्या होगा, वो सारी चीजें। सर ओमेगा बढ़ेगा। ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा कौन प्रोवाइड कराएगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। फोर्स करेगा क्या? नहीं सर। यहाँ पे नहीं करेगा, ठीक है। और ये जो फोर्स है ये इसका वेलोसिटी भी बढ़ाएगा।
यस सर। ठीक है, तो उसी पे पहला देखते हैं। ये हमारा गोला हो गया, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, रफ सरफेस है ही, यानी कि इस पॉइंट पे फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो ये जो फ्रिक्शन है ये टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है और वही ओमेगा देगा। ये फोर्स जो है आगे की तरफ जा रहा है, तो ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो टॉर्क अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, F इंटू आर, जिसे हम आई अल्फा लिख सकते हैं। अगर हमसे कहा जाए कि इसका अगर हम लिखे तो इसको लिख सकते हैं आई, यहाँ से अल्फा आ जाएगा हमारा आर बाई आई। ओमेगा इनिशियल जो था, यानी कि यहाँ पे तो ओमेगा इनिशियल की बात करें तो ये 0 था। कुछ देर के बाद अगर हम पूछा जाए, हम लिख सकते हैं फ्रिक्शन तो कांस्टेंट ही लग रहा होगा। ठीक है, तो ओमेगा हम क्या लिख सकते हैं बताओ, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। अगर बोले कि ये प्योर रोलिंग करने लगे तो ये फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, प्योर रोलिंग के समय में फोर्स लग रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 डायरेक्टली कैसे कहेंगे। तो प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन नहीं हो लगता है? क्या, सर प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन नहीं लगता है ना? जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाए हैं और बोले कि प्योर रोलिंग हो रहा है, ठीक है, तो प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या था कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 यानी कि उस समय ये फ्रिक्शनल फोर्स F के बराबर होगा ना, यानी कि उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे नेट फोर्स 0, वहां पे कोई भी वेलोसिटी नहीं था, इसलिए हम लोग बोलते थे कि फ्रिक्शन जो है नहीं लगेगा, फ्रिक्शन खुद का कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे क्या है, फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो हमेशा उसका वेलोसिटी बढ़ाना चाहेगा, और प्योर रोलिंग आ जाएगा, यानी कि प्योर रोलिंग अगर हम बात करें, प्योर रोलिंग, ठीक है, इस कंडीशन में अगर हमसे कहा जाए कि प्योर रोलिंग कब होगा, तो यहाँ पे अगर हमको दिख रहा है कि जो एफ है, एफ जो है ये वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, और प्योर रोलिंग के लिए ओमेगा इजकल टू वी बाई आर होना चाहिए। आर पे तो कोई इफेक्ट है नहीं, लेकिन ओमेगा और भी, अगर भी बढ़ रहा है तो ओमेगा भी बढ़ना चाहिए। तो ओमेगा को कौन बढ़ाएगा, तो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो है ओमेगा को भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी अगर एक्सटर्नल फोर्सेस लगेगा किसी भी ऐसे बॉडीज पे, तब अगर प्योर रोलिंग का भी कंडीशन है, तब हम नहीं कहेंगे कि फ्रिक्शन 0 होगा। ठीक है, अगर प्योर रोलिंग है तो उस समय ऐसा कुछ कंडीशन हो रहा है कि ये दोनों का इंक्रीज सेम है, यानी कि जो फ्रिक्शन टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है और फोर्स जो वेलोसिटी का इंक्रीजमेंट है, दोनों सेम तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करें तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फोर्सेस देख रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन 0 होने के लिए नेट फोर्स 0, यानी कि F इक्वल टू ये फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए। क्लियर है, यस सर। ठीक है, यानी कि हम लोग पहले जो बोले थे वहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस हम लोग नहीं लगाए थे, सिर्फ सो बॉडी को कोई स्पीड दे रहे थे या फिर ओमेगा दे रहे थे, सिर्फ वहां काम कर रहा था कौन, फ्रिक्शन। हाँ सो बोलो। सो ये फ्रिक्शन तो सर एक लिमिट केस तक जाएगा ना? हाँ,
तो उसके बाद तो स्लाइड करना स्टार्ट हो जाएगा तब तो। अगर फोर्स ये ज्यादा रहा, ये फ्रिक्शन वहां तक नहीं पहुंच सकता है, उतना नहीं प्रोवाइड कर सकता है, तो ये स्लाइड होगा। यस ठीक है, प्योर रोलिंग नहीं होगा। वेलोसिटी ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू ओमेगा। यस ठीक है, यानी कि अगर हम ही खुद ही एक्सपीरियंस करो, किसी बॉल को एक रस्सी से बांध लो और मान लेते हैं एक्सिस लगा के ही बांध रहे हैं, यानी कि बीच में एक छेद कर दिए, एक्सिस लगा दिए जिसके बाद वो घूम सके। उसके बाद अगर हम खींच रहे हैं तेजी से, धीरे धीरे खींचते हैं तो रोल भी करता है, आगे भी बढ़ता है। लेकिन हम ज्यादा तेजी से खींचते हैं तो क्या होता है, वो स्लिप करता है, स्लाइड करता है, करता है। तो वही सब सिचुएशन हो रहा है यहाँ पे। हम बोल रहे हैं कि अगर प्योर रोलिंग का कंडीशन होगा तो ऐसा होगा। और यहाँ पे ये ध्यान रहे कि फ्रिक्शन जो है ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है कितना, तो म्यू एम जी, यानी कि ये जो फोर्स होना चाहिए इससे कम लगना चाहिए, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, यानी कि जब फोर्स एक्ट कर रहा है तब हमको फ्रिक्शन का वैल्यू भी नहीं पता होगा कि वो फ्रिक्शन कितना एक्ट कर रहा है। प्योर रोलिंग का कंडीशन है एफ अगर है तो हम ऐसा लगा सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। इस केस में एक्सेलरेशन जो है 0 हो गया होगा। लेकिन तब तक, जब तक नहीं हुआ है, इनिशियल कंडीशन में अगर हमको इधर से बात किया जाता कि ट्रांसलेशन के लिए, तो इस केस में हम लिखते कि एफ माइनस एफ बाई एम इक्वल टू एक्सेलरेशन होता। ठीक है, इससे हम लिखते कि इतना एक्सेलरेशन होता। और यहाँ अगर भी पूछा जाता तो वैसे कुछ कंडीशंस दिए जाते ताकि इसमें से हमको कुछ पता हो तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? सर अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो सर अल्फा आर इज इक्वल टू 1 कर। हाँ, तो उस समय उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का तो वही ना हल हो जाएगा। प्योर रोलिंग में। हाँ, प्योर रोलिंग में क्या होगा, तो जब प्योर रोलिंग होगा तब की बात है ये। अगर प्योर रोलिंग नहीं है तब तो हम लोग जनरल केसेस ही ले रहे होंगे। यस सर। ठीक है, प्योर रोलिंग आ गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की अगर हम बात करें तो उसका नेट वेलोसिटी 0 होना चाहिए, यानी कि v इक्वल टू आर ओमेगा होना चाहिए। अब चूंकि फोर्स लग रहा है तो v बराबर इंक्रीज कर रहा होगा, तो ओमेगा भी बराबर इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये प्योर रोलिंग करते हुए, ठीक है, सेकंड वाले केस में ये प्योर करते हुए अगर स्मूथ सरफेस घुस जाता है तब क्या होगा? सर ओमेगा घटने लगेगा, सर कांस्टेंट हो जाएगा सर। प्योर रोलिंग हो रहा है, ओमेगा नॉट एंड वी नॉट है, एंड का है कि सर आवाज कट रहा है आपको। ठीक, जो भी बोल रहे हैं, लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो स्मूथ साइड में चला गया। ठीक है, ये क्या है, स्मूथ सिर्फ लगा, ये सर आवाज कट रहा है आपका। हेलो। यस सर। ठीक है, बोल रहे हैं कि मान लेते हैं कि ओमेगा नॉट और वी नॉट जो है वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी है, जस्ट आफ्टर जैसे इंटर किया इससे चल रहा है, और बोला जा रहा है कि यस प्योर रोलिंग कर भी रहा था, यानी कि हम बोल रहे हैं कि वी नॉट जो है आर ओमेगा नॉट के बराबर भी है। अगर ये स्मूथ सरफेस में घुस गया, यानी कि इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा बताओ? 0। 0। यानी कि फ्रिक्शन 0 यानी कि टॉर्क भी 0। टॉर्क 0 यानी कि ओमेगा पे अब कोई असर नहीं होगा, यानी कि ओमेगा जो है वो कांस्टेंट रहेगा।
इसको कोई चेंज करने वाला अब नहीं है, लेकिन v जो होगा वो क्या हो रहा होगा, अभी भी बढ़ रहा होगा, यानी कि अब प्योर रोलिंग का तो केस नहीं होगा। क्लियर है? यानी कि अगर ऐसा यस सर। सिचुएशन दिया जाता है तो ये सारी चीजें एनालाइज करने आना चाहिए कि बॉल अगर है तो कैसे रोटेट कर रहा है, क्या क्या सोच सकते हैं, ये सारी चीज हमको सोचने आना चाहिए। ठीक है, इसमें से हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू लेके भी करा सकते थे, लेकिन सारे चीजों को अगर सोचे हम खुद से तो ज्यादा अच्छा है, तो इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर हम नहीं करा। सर ऊपर वाले में पूछना था एक। हाँ बोलो। सर इस केस में सर अल्फा आर इज इक्वल टू ए हो सकता है ना? अल्फा आर इजकल टू आर ए इज कब होगा? सर प्योर रोलिंग केस में। जब प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगा तब होगा, उससे पहले या बाद में तो नहीं होगा। नो सर, सर तो वहाँ पे लिख दीजिए ना ब्रैकेट में। ये भी तो कंडीशन बताए थे कि प्योर रोलिंग अगर कंटिन्यू करना चाहता है, नहीं कि बॉडी पे अगर फोर्स लगेगा उस समय ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर नीचे वाला जो सरफेस है अगर वो मूव करता तो क्या क्या कंडीशन था वो याद है? यस सर, उसका एड इसका एक्सेलरेशन जो है ए माइनस अल्फा इज इक्वल टू। मतलब उसके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में रहना चाहिए, यही था। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन देते हैं इसी पे, न्यूमेरिकल वैल्यू करो। ऐसे ये सरफेस है, ये सेंटर हो गया, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये जो दूरी है ये स्मॉल आर दे रखा है, ये इसका सेंटर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया m के स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, रेडियस r है, यानी कि हमसे नहीं कहा है कि कौन सा स्फीयर है क्या नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया m के स्क्वायर, यानी कि रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में दे रखा है। पूछ रहा है कि व्हाट हैपेंस टू हैपेंस, ठीक है, मोशन के बारे में ही, मोशन के ही रिस्पेक्ट में। फर्स्ट, अगर म्यू जो है 0 रहा, सेकेंड अगर म्यू नॉन जीरो रहा, ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें फाइंड कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन कितना होगा, अल्फा क्या होगा क्या नहीं होगा। और इस केस में जब तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, छोड़ो हम बाद में बताएंगे। सोचो खुद से, फर्स्ट तो इजी है। सो फर्स्ट में ट्रांसलेशन ऑलरेडी होगा। रोटेट करेगा या नहीं करेगा? बोलो। सर करेगा। ठीक है, करेगा कैसे? सर क्योंकि सर वो सेंटर ऑफ मास से फोर्स नहीं जा रहा। ठीक है, अगर हम इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएं तो ये फोर्स टॉर्क प्रोवाइड कर रहा होगा और रोटेट करेगा। यहाँ पे अगर देखें तो एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं F/m, ठीक है, एंड टॉर्क हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखो तो स्मॉल r इंटू एफ। टॉर्क कितना है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं I इंटू अल्फा, यानी कि अल्फा इक्वल टू हो जाएगा RF/m के स्क्वायर, ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन भी है अल्फा भी है। इनिशियली ये रेस्ट पे था तो ओमेगा भी आएगा और वेलोसिटी भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा यानी कि v भी बढ़ रहा होगा एंड ओमेगा भी बढ़ रहा होगा।
प्योर रोलिंग इस केस में होगा या नहीं होगा, बताओ। एक चीज और, यहाँ से अल्फा अगर पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो हम लोग वेलोसिटी और ओमेगा किसी समय पे निकाल सकते हैं। वेलोसिटी लिखेंगे तो लिखेंगे F/mt, और अगर ओमेगा लिखना होगा, इनिशियल तो 0 है, अल्फा इंटू टी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम अगर बात करें कि प्योर रोलिंग, तो इस सिचुएशन में प्योर रोलिंग हो सकता है या नहीं, और होगा तो कब होगा, के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं, बताओ। हेलो। सर एक सेकंड। यहाँ अगर ध्यान से देखो, तो ध्यान से हमको देखने से ये लिख रहा है कि अगर A/R निकाल रहे हैं तो F/mr, और अल्फा इक्वल टू RF/mk²। ठीक है, के कोई भी नंबर है, यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों आपस में इक्वल तो नहीं है। ये इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन कभी प्योर रोलिंग आ ही नहीं सकता है। यानी कि जब भी अगर ऐसा सिचुएशन है तो ये प्योर रोलिंग नहीं कर सकता, क्योंकि फोर्स लग रहा है तो इसका हमेशा इसके पास एक्सेलरेशन होगा ही होगा। ठीक है, टॉर्क भी यहाँ पे दिख रहा है कि हमेशा होगा ही होगा, और दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होंगे, तो हमेशा वेलोसिटी और ओमेगा बढ़ता ही रहेगा, और जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट है वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे कि प्योर रोलिंग नहीं करेगा। ठीक है, यस। सेकेंड सिचुएशन, यानी कि म्यू जब नॉन जीरो था, इस केस में तो फ्रिक्शन कुछ रहेगा, तो क्या होगा उसके बारे में चर्चा करो। इसमें हम डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन किधर ले, बताओ। आगे की ओर। सबसे पहले तो जरूरी है, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, रफ सरफेस है, फ्रिक्शन तो एक्ट करेगा। ठीक है, ये सरफेस कैसा है, तो रफ है, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन किधर होगा। ठीक है, तो ये तो हमको पहले पता नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग डायरेक्टली लगा भी नहीं सकते, आगे या पीछे जो भी हो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्स लग रहा है, और डिपेंड किस पे करता है, इस पॉइंट के मोशन पे। इधर की तरफ हम देख रहे हैं कि vc है, इधर की तरफ r ओमेगा इसका स्पीड होगा, इसका एक्सेलरेशन अगर हम देखें तो आगे की तरफ ट्रांसलेशनल होगा, और इधर की तरफ अल्फा इंटू आर होगा। ठीक है, इस पॉइंट की बात करें तो एक्सेलरेशन की बात करें तो ऐसा है, यानी कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ट्रांसलेशनल है फोर्स के कारण, रोटेशनल भी होगा जैसा कि ऊपर वाले केस में था,
और ये रोटेशनल यहाँ पे फ्रिक्शन और ये फोर्स दोनों मिलके प्रोवाइड करा रहे हैं। अब इस पॉइंट का किधर की तरफ टेंडेंसी होगा ज्यादा, वही चीज हमको डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन दे सकता है। तो उसको हम कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ए ट्रांसलेशनल की बात कर रहे हैं तो ये तो एफ बाई एम आएगा और ये इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जिधर फोर्स का डायरेक्शन है उधर ही इस ट्रांसलेशनल का डायरेक्शनल होगा, यानी किसको हम बोल रहे हैं रोटेशनल। ठीक है, अगर हम ए रोटेशनल की बात करते हैं तो ए रोटेशनल जो हमको मिलेगा वो अल्फा इंटू आर मिलेगा, अल्फा इंटू आर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, टॉ आर बाई आई। ठीक है, अल्फा को हम लिख सकते हैं टॉ बाई आई। ये ठीक है, सर टॉ अगर इज हम फिक्स। फ्रिक्शन अज्यूम करें तो वहाँ पे फ्रिक्शन से भी टॉर्क होगा ना एक, और उसमें भी तो हाँ एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्शन ही पूछ रहे हैं तो इसलिए मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्शन भी पूछे जाते हैं। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू होता तो हम किधर भी मान के सॉल्व कर लेते। ठीक है, इतना ज्यादा चिंता करने की बात नहीं था, हम मान लेते हैं कि पीछे लग रहा है, उसी के हिसाब से सारे इक्वेशंस लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन सॉल्व करने हमको आता है, लेकिन अगर हम डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो हम उस पॉइंट पे फोकस्ड करें हैं, तो वहां पे हमको ए रोटेशनल इतना मिल रहा है। ठीक है, यस अब इनिशियली अगर फ्रिक्शन नहीं था तो ये टॉर्क कितना लग रहा होगा? एफ आर। टॉर्क अगर हम निकालें तो कितना आएगा, बोलो? इसको लिख सकते हैं एफ आर बाई आई इंटू आर, यस सर। और ये किधर की तरफ लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में। देखो टॉर्क जो है यहाँ से अगर देखेंगे तो इसी डायरेक्शन में रोटेट कराना चाहता है। यस सर। ठीक है, यानी कि अल्फा आर अगर लिखते हैं तो ये रोटेशन का डायरेक्शन इधर होगा, यानी कि ये पॉइंट पी लिखेंगे तो हमको दिख रहा है एफ बाई एम माइनस एफ आर बाई आई इंटू आर। ठीक है, तो इसको ऐसा सिंपल वे में लिख लिया जाता है एफ बाई एम 1 माइनस आर इंटू आर बाई के स्क्वायर। आई को अगर हम एम के स्क्वायर लिख रहे हैं तो ठीक है, ये आया एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट। अब अगर यहाँ पे फॉर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं इसलिए इस चीज को हम बता दिए। एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी अगर ग्रेटर देन 0 रहा, ठीक है, ग्रेटर देन 0 यानी कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो इधर की तरफ वेलोसिटी का टेंडेंसी ज्यादा होगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बताओ? सब बैकवर्ड। एपी इधर की तरफ होगा, यानी कि दिस इज एम्प्लाइज दैट कि फ्रिक्शन जो लगेगा वो बैकवर्ड लगेगा। ठीक है, बैकवर्ड लगेगा। इसके लिए कंडीशन क्या आ रहा है तो ध्यान से देखो, अगर ये एपी ग्रेटर देन 0 यानी कि के स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इंटू आर है, ये सिंपल सा कंडीशन है। यानी कि के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन अगर ग्रेटर देन आर इंटू आर है तो ये। सेकेंड, अगर के स्क्वायर लेस देन आर इंटू आर रहेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। ठीक है, डायरेक्टली लिख रहे हैं। थर्ड, अगर के स्क्वायर इजकल टू आर इंटू आर रहा तब फ्रिक्शन 0 होगा, फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा होगा। ठीक है, यानी कि सिंपल सा एक सिचुएशन है, हमको निकल के अगर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन पता करना चाहें तो ये चीज निकाल सकते हैं। एक चीज और, ये जो हम स्मॉल आर लिखे हैं, ठीक है, वो आर जो है टॉर्क का डायरेक्शन है और उस डायरेक्शन को हम लोग ऊपर कंसीडर कर रहे हैं, तो उस आर को साइन के साथ पुट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर ये सेंटर है और इधर की तरफ वो आर रहता है स्मॉल आर, तो इसको हम पॉजिटिव से लिखेंगे, और अगर वो नीचे की तरफ रहता है तो इसको हम निगेटिव लेंगे।
फिर चेक करेंगे, ठीक है। इस वाले फॉर्मूला में अगर हमको निकालना है तो डायरेक्शन के लिए तो यहाँ से डायरेक्टली मैग्नीट्यूड से हम देख रहे हैं, यहाँ पे अगर हमको निकालना है तो यहाँ पे ये चीज को कंसिडर करते हुए लिखेंगे, क्योंकि सर तो अगर ये फिर फोर्स देख लो, अगर फोर्स नीचे लगता तो इसका डायरेक्शन यानी कि ओरिएंटेशन हमारा चेंज हो गया होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये फोर्स हम यहाँ पे लगा रहे होते तो ये जो फोर्स है ये ऐसा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होता और यहाँ का वेलोसिटी इधर हो जाता। यस सर। ठीक है, तो इसी वजह से ऐसा इस फॉर्मूले में यूज करेंगे, नहीं तो अपना पुराने मेथड से जाएंगे तो आराम से हो जाएगा। एक होमवर्क दे रहे हैं, इस पे ट्राई कर लेना है। रेडियस आर है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है जो कि यहाँ से r/2 दूरी पे है। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? फर्स्ट रिंग हो तो, डिस्क हो तो, सॉलिड स्फीयर हो तो, फोर्थ हॉलो स्फीयर हो तो। ठीक है, इस पे निकाल के एक बार ट्राई करना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला भी एनालिसिस भी करके देख लेना। हैं। यस सर। ठीक है, ये एक होमवर्क है, एक होमवर्क और दे रहे हैं। यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये 1 मीटर है, इसका मास है 5 kg और रेडियस है 2 मीटर। सॉलिड स्फीयर है, बोल रहा है इसमें कि फाइंड फ्रिक्शन। ठीक है, प्योर रोलिंग के लिए सफिशियंट है। यानी कि प्योर रोलिंग को कंसीडर करना है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन कर लेना है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, ये सेंटर है, सेंटर से सर नीचे लग रहा है। हो गया? यस सर। ठीक है, फिर ये दोनों को कर लेना। ऊपर वाला तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, ये भी उन्हीं ऊपर जो इक्वेशंस देखे हैं उसी पे बेस्ड है। ये दोनों को कोशिश कर लेना है, ट्राई कर लेना है, हो जाएगा।